हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छी तरीके से अपने घर पर रह करके अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं। आज मैं आपको वोकेशनल हिंदी करस्पॉन्डेंस, जिसको शॉर्ट में VHC के नाम से जानते हैं, और ये हमारा 4th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट है। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि कार्यालय में जो शब्दावली प्रयोग की जाती है उसका हम इंग्लिश से हिंदी रूपांतरण वाली जो शब्दावली होती है उसका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसका कार्यालय में क्या प्रयोग होता है उसके बारे में यहाँ पर हम आपको समझाएंगे। तो कल हमने आपको बताया था कि शब्दों का हिंदी रूपांतरण और इसका उपयोग कहाँ होता है। जैसे कि जो केंद्र सरकार है वहाँ से जब कोई प्रादेशिक सरकार को, राज्य सरकार को पत्र प्राप्त होता है तो वहाँ पर ज़्यादातर केंद्र सरकार में इंग्लिश भाषा का चलन होता है। तो उनको अपनी भाषा में समझने के लिए, अच्छी समझ स्थापित करने के लिए हमें कार्यालय की जो शब्दावली है उसका ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। और इसीलिए यहाँ पर आपको यह सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ताकि आप भविष्य में जब किसी कार्यालय में कार्यरत हों और ऐसा कोई पत्र प्राप्त हो तो आप उसका हिंदी में रूपांतरण अच्छी तरीके से समझ सकें, अच्छी तरीके से उसके बारे में जान सकें। तो शब्दों का हिंदी रूपांतरण इसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा। और ये जो शब्द इसमें होंगे वह टेक्निकल टर्म वाले शब्द होते हैं, एक विशेष अर्थ वाले शब्द होते हैं जिनके बारे में जानकारी होना आपको विशेष आवश्यक है, ज़रूरी है। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था, जैसे गज़ट होता है, गज़ट इसको हम हिंदी में कहते हैं राजपत्र। ये राजपत्र के नाम से जाना जाता है शब्द गज़ट। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया था फंड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निधि, निधि कहते हैं। और एब्सेंटी इसको हम कहते हैं अनुपस्थित। तो ऐसे शब्द हैं, इनके बारे में ये इंट्रोडक्शन है। आगे हम ये इनका पूरा एक चैप्टर आएगा इनसे रिलेटेड। और ये जो शब्दावली है इसके लिए 4 चैप्टर्स आपके इसमें दिए हुए हैं। और एक बात हम और स्पष्ट कर दें कि प्रत्येक चैप्टर से कम 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिला करके इन 4 चैप्टर्स से 20 अंक आपके सिक्योर हो जाएंगे यदि आप अच्छी तरीके से इसमें अध्ययन करते हैं। तो हम अच्छी तरीके से ये आशा करते हैं कि आप अच्छी तरीके से इसको समझेंगे और इसका इस्तेमाल अपनी लाइफ में, अपने आने वाले कार्यालयी जीवन में इसका अच्छी तरीके से आप उपयोग करेंगे। दूसरा था कि वाक्यांशों का हिंदी रूपांतरण हम किस तरीके से करते हैं। वाक्यांश का मतलब कल मैंने बताया था कि वाक्य का एक अंश, पूरा सेंटेंस है उसका एक पार्ट, उसको हम कहते हैं वाक्यांश। तो वाक्यांशों का हिंदी रूपांतरण सीखेंगे और इसका प्रयोग ज़्यादातर जो इंग्लिश के जो सेंटेंस होते हैं, जो हम लेटर को स्टार्ट करते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। फ्रेज होते हैं, बीच बीच में पूरा एक टुकड़ा आपको दिया हुआ होगा उससे रिलेटेड। या आप देखेंगे कि जो नोटिंग की जाती है उसके ऊपर, उस नोटिंग से भी रिलेटेड, जो हम लेटर के ऊपर नोटिंग करते हैं, टिप्पणी करते हैं, उसका भी मीनिंग आपको इसमें सीखने के लिए मिलेगा वाक्यांश के रूप में। जैसे मैंने कल बताया था, आई एम डायरेक्टेड टू से, मुझे कहने का निर्देश हुआ है। उसी तरीके से नेक्स्ट था विथ रेफरेंस टू योर लेटर नंबर डेटेड आई हैव द ऑनर टू से। आई हैव द ऑनर टू से मतलब मुझे निवेदन करना है कि, या मुझे निवेदन करना, मुझे कहना है कि, ये मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि, इस प्रकार से। और विथ रेफरेंस टू योर लेटर नंबर मतलब आपके पत्रांक दिनांक इतने के संदर्भ में। रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ में, ठीक है।
तो इस तरीके से यदि आप ये इंग्लिश में आपके लेटर में कहीं लिखा हुआ है और आपको अगर उसका हिंदी वर्जन पता है, आप हिंदी भाषी प्रदेश से हैं, तो आप इसका मीनिंग इस प्रकार से समझ सकते हैं। और उसके साथ मैंने बताया था कि जो टिप्पणी की जाती है उसमें बहुत सारे इसमें नोटिंग के शब्द दिए रहते हैं, पूरा एक फ्रेज टाइप का होता है। उसको जो हमारी संस्था का जो प्रमुख होता है वो उसका प्रयोग अपने लेटर के ऊपर लिख करके करता है, अपने साइन कर देता है। जैसे कि सर्कुलेट एंड देन फाइल, पहले पत्र को चक्रीकृत कराएं और अंत में उसको फाइल करें, ऐसा आदेश वो अपने उस पर लिख देता है। तो ये आप अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे। उसके पश्चात में एक तीसरा चैप्टर आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। उस तीसरे चैप्टर में जितने भी कार्यालय में पद नाम होते हैं, पद नाम, उन पद नामों का हिंदी रूपांतरण आपको जानने को मिलेगा। अब पद नाम क्या है? पद नाम मतलब पद का नाम। आपने ये देखा होगा कि जितने भी सरकारी कार्यालय होते हैं वहाँ पर जो पत्र व्यवहार किया जाता है वह पद के नाम से किया जाता है, क्योंकि सभी कार्यालयों में जो व्यक्ति उस पद पर कार्य करता है वह ट्रांसफरेबल पोस्ट होती है, अधिकारी रैंक की। उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक राज्य या अगर हम प्रादेशिक बात करते हैं प्रदेश के अंदर की, तो वो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में उसका ट्रांसफ़र होता रहता है। लेकिन जो वो पद है, जिस पद पर वो पहले था, अगर वो एक व्यक्ति कोई यहाँ से गया है तो उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति उस पोस्ट पर फिर से ज्वाइन करता है वहाँ के कार्यों को करने के लिए। तो इसीलिए यदि आप एक बार किसी कार्यालय में उस अधिकारी से मिलने के लिए गए तो ज़रूरी नहीं कि जब आप दूसरी बार जाएं तो वो आपको वहाँ पर मिले ही। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका भी कार्य वही है जो पहले जिससे आपकी मुलाकात हुई थी उसने आपका काम किया था। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि जब पत्र व्यवहार किया जाता है तो पद को वरीयता दी जाती है, पद को पत्र हमेशा प्रेषित किया जाता है, ना कि किसी व्यक्ति के नाम को इसमें संबोधित किया जाता है। हाँ, कुछ पत्र ऐसे होते हैं जिसमें कि नाम से भी लिखा जाता है, तो लेकिन ज़्यादातर पत्र व्यवहार जो होते हैं वो आपके व्यक्ति को संबोधित न करके पद को संबोधित करते हुए लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से पद कार्यालय में होते हैं और उनके बारे में इसमें हम सीखेंगे, और उनका हिंदी रूपांतरण में उनका क्या नाम होता है, हिंदी में उनको हम क्या कहते हैं, ये आपको इसमें जानने को मिलेगा। तो बहुत अच्छी ये आपके लिए बहुत अच्छा ज्ञान आपके लिए साबित होने वाला है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि ये इसका उपयोग जब हम समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग होने वाला है। तो आप अच्छी तरीके से प्रयास करें कि इसको इतना गहनता से आप इसका अध्ययन करें कि जब आगे आप यदि उसकी तैयारी करते हैं तो आप अच्छी तरीके से, आपको इस पेपर में बिल्कुल भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहाँ तक मैंने इसका गहनता से अध्ययन किया है, इसका जो पेपर आपका समीक्षा अधिकारी का आता है उसमें आपको लेटर राइटिंग पूछी जाती है, पत्र लेखन आपका पूछा जाएगा। जो शासकीय पत्र होते हैं इसमें आपका शासकीय पत्रों में सरकारी पत्र जो ऑफिशियल लेटर है, आपका अर्ध शासकीय पत्र है, आपका अशासकीय पत्र के अलावा जो प्रस्थांकन आपका आता है, इत्यादि ऐसे पत्र आते हैं। इनको किस तरीके से हम लिखेंगे सब हम आपको इसमें विस्तार से आपको इसके हर एक पहलू के बारे में आपको हम इसमें सजग करेंगे और आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। और ये जो शब्दावली है ये भी आपकी इसमें पूछी जाती है। तो मुझे लगता है कि आप इस तरीके से अध्ययन करें ताकि आगे के लिए भी यह आपके लिए बहुत अच्छा और कारगर इसमें सिद्ध हो सके। और मुझे पता है कि आप हमेशा मेहनत के साथ ही प्रयास करते हैं
और अच्छी तरीके से आप इसको सीखते भी हैं, समझते भी हैं। तो कुछ आपको हम इसमें बताते हैं कि पदनामों का हिंदी रूपांतरण कैसे होता है। जैसे पद नाम एक है, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं सेक्रेटरी। अब सेक्रेटरी का अगर हिंदी रूपांतरण करेंगे तो उसको हम हिंदी में कहते हैं सचिव। दूसरा है आपका आर्किटेक्ट। जो आर्किटेक्ट होता है उसको हम कहते हैं वास्तुकार। देखिए कितना फ़र्क है वास्तुकार और आर्किटेक्ट में। नेक्स्ट है एम्बेसडर। एम्बेसडर को हम कहते हैं हिंदी में राजदूत, ठीक है ना, इसको हम राजदूत के नाम से जानते हैं। और ये शब्द जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एम्बेसडर शब्द जो है ये बीटी के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, एम्बेसडर। तो इसकी स्पेलिंग भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अच्छी तरीके से, और इसको हम राजदूत कहते हैं। एम्बेसडर क्या है आपको पता है कि जो विदेश मंत्रालय हमारे होते हैं उसमें राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, जो अपने देश की पॉलिसीज़ को विदेशों में उनके साथ में मंत्रणा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि किस तरीके से हम अपने देश के जो संबंध हैं उनसे हम अपने अच्छे कर सकें, प्रगाढ़ कर सकें, और अपने देश की सुरक्षा के लिए, यहाँ की नीतियों के लिए जो उनसे संबंध हमारे अच्छे बने रहें। तो ये राजदूत हमारे वहाँ काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका जैसे डायरेक्टर। डायरेक्टर को हिंदी में कहते हैं निदेशक। प्रिंसिपल का हिंदी रूपांतरण है प्रधानाचार्य, या फिर इसको प्राचार्य के नाम से भी हम इसमें जानते हैं। नेक्स्ट है आपका लेक्चरर। अब लेक्चरर को हम हिंदी में प्रवक्ता कहते हैं, प्रवक्ता। लेक्चरर को व्याख्याता भी कहते हैं, लेकिन इसका जो हिंदी शब्द है, हिंदी रूपांतरण, उसको लेक्चरर को हम कहते हैं प्रवक्ता। नेक्स्ट है आपका सेंसस ऑफिसर। अब सेंसस ऑफिसर, सेंसस का मतलब होता है जनगणना, जनगणना। ऑफिसर अर्थात अधिकारी, जनगणना अधिकारी। जितनी भी जनगणनाएं होती हैं, चाहे वो आर्थिक जनगणना हो या फिर जो हमारे यहाँ पर हर 10 साल में प्रत्येक जनगणना होती है कि कितनी टोटल जनसंख्या हमारे देश में हो गई है, तो इन सबको करवाने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किया जाता है उसको हम कहते हैं सेंसस ऑफिसर, जनगणना अधिकारी। हमारे केंद्र सरकार के कार्यालय में पत्र व्यवहार जब किया जाता है तो उनकी सहायता के लिए वहाँ पर प्रत्येक कार्यालय में एक अनुवादक होता है। अब अनुवादक वो सहायता करता है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके वो बताता है कि इसका इसमें क्या रोल है, जिससे कि वहाँ के लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप देख लीजिए कि जो केंद्र सरकार है उसके अंडर में सभी जो राज्य होते हैं वो होते हैं, और हर राज्य की अपनी एक भाषा होती है जिसमें उनके द्वारा पत्र व्यवहार को किया जाता है। तो इसीलिए केंद्र सरकार क्या करती है कि अगर मान लो कि कहीं से कोई पत्र आपका प्राप्त हुआ, पंजाबी भाषा में पत्र प्राप्त हुआ, तो अब वहाँ पर जो कार्यालय में अधिकारी है वो इंग्लिश का जानने वाला, उसे पंजाबी नहीं आती है, तो वो वहाँ पर उसके पास अनुवादक है जो पंजाबी भाषा को पढ़ सकता है, हिंदी है जो इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद अच्छी तरीके से कर सकता है, तो वो सहायता करता है कि इसका क्या मतलब है। तो इसी तरीके से आप यह समझ लीजिए कि यह जो सब्जेक्ट है आपका, यह आपका एक अनुवादक के रूप में कार्यालय में भूमिका निभाएगा और अच्छी तरीके से आपको इन कार्यों को करने में आपकी सहायता भी करेगा। तो ये 3 जो चैप्टर थे उनके बारे में आपने समझा। लास्ट है आपका कार्यालय के जो नाम होते हैं, जो विभाग के जो नाम होते हैं, उन नामों का हिंदी रूपांतरण किस तरीके से किया जाता है।
क्योंकि आपने देखा होगा कि जो प्रशासनिक सरकारें होती हैं वो उन्होंने कई सारे विभाग बना रखे हैं और उन विभागों के अंडर में बहुत सारे कार्यालय होते हैं जो उन कार्यों को अच्छी तरीके से पूरा करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो जैसे कार्यालय के नाम होते हैं, जिनसे हम कार्यों को अच्छी तरीके से जहाँ पर हम निष्पादित कराते हैं, योजनाओं को हम वहाँ पर क्रियान्वित कराते हैं। तो जैसे कह दिया गया डायरेक्टरेट, तो डायरेक्टरेट का मतलब होता है हिंदी में निदेशालय के नाम से इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉरपोरेशन। तो कॉरपोरेशन को हम कहते हैं निगम, इसको हम निगम के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट है जैसे आपका काउंसिल, काउंसिल को हम कहते हैं हिंदी में परिषद, ठीक है। ये आपके विभाग हैं। डिपार्टमेंट को हम हिंदी में विभाग के नाम से जानते हैं। सेंटर का मतलब केंद्र होता है, ठीक है। ऑफिस का यदि कहीं पर प्रयोग किया जाता है तो ऑफिस को हम कहते हैं कार्यालय। सेक्रेटरीट को हम कहते हैं सचिवालय। सेक्रेटरीट हर राज्य में होता है, सचिवालय होता है, तो ये सेक्रेटरीट है। और नेक्स्ट है आपका हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर कहते हैं मुख्यालय को, इसका हिंदी रूपांतरण है मुख्यालय। तो ये कई बार आपके इसमें पूछे गए, कई बार इनका जो है एग्ज़ाम में रिपीटेशन भी हुआ है। तो इसलिए हम अच्छी तरीके से इन का अभ्यास करेंगे जिससे कि किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और एग्ज़ाम में भी अच्छे हमारे मार्क्स आने चाहिए। तो जैसे लिखा हुआ है सेम इसी तरीके से हम इनको यहाँ पर प्रयास करते हैं जिससे कि अच्छी तरीके से हमारे मार्क्स भी आएँ और किसी प्रकार की कोई लिखावट में भी हमें असुविधा ना हो। ये 4 चैप्टर हमने आपको यहाँ पर बताए कि पहला था आपका शब्दों का हिंदी रूपांतरण, इसमें शब्द होंगे। दूसरा था आपका जो वाक्यांश का हिंदी रूपांतरण। और तीसरा है जो कार्यालय में पद नाम होते हैं उन पद नामों का हिंदी रूपांतरण इसमें है। और जो चौथा है आपका वो आपका है जो कार्यालय के नाम होते हैं उनको इंग्लिश से हिंदी में रूपांतरण कैसे करते हैं, किस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके से उनको लिखते हैं हिंदी में, उसका सही सटीक नाम आपको यहाँ पर जानने के लिए मिलेगा। से आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। यदि आप कोई पत्र लिखते हो या कोई बात करता है, आपसे कोई कहता है कि आप इसके संदर्भ में डायरेक्टरेट में मिले, तो डायरेक्टरेट का मतलब आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये निदेशालय की बात कर रहा है जहाँ पर निदेशक बैठते हैं, ठीक है। कॉरपोरेशन की बात होती है तो निगम, काउंसिल, डिपार्टमेंट, सेंटर, ऑफिस, सेक्रेटरीट, हेडक्वार्टर, ये आम शब्द हैं जिनका प्रयोग आमतौर पर किया जाता है। तो आप अच्छी तरीके से इनको आप मुझे लगता है कि लगन के साथ में अध्ययन करेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना आपको नहीं करना होगा, ये अच्छी तरीके से हमको पता है। तो ये चारों चैप्टर्स के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर हम आपको ये समझाएंगे कि एक एक चैप्टर के बारे में डिटेल से आपको यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको यह सिखाने वाले हैं कि कार्यालय में जो पद नाम होते हैं उन पद नाम का हिंदी रूपांतरण किस तरीके से हम करते हैं। और ये सबसे आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा इजी चैप्टर भी पड़ता है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम इसको सीखेंगे जिससे कि किसी प्रकार की असुविधा ना हो। धीरे धीरे थोड़ा सा टप पर हम चलेंगे तो हमारी हैबिट भी उसको सीखने की पड़ जाएगी। तो अच्छी तरीके से हम इसको समझते हुए, जानते हुए इसको हम सीखने का प्रयास करते हैं और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम आपको बताते हुए रहेंगे कि ये है इनका प्रयोग कहाँ किया जाता था और
कहाँ इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो जैसे इसमें पहला जो है हमारा शब्द, इसको हम कहते हैं अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट का हिंदी रूपांतरण, यदि हम हिंदी की बात करें तो अकाउंटेंट को हम कहते हैं लेखाकार। ठीक है, अकाउंटेंट को हम लेखाकार कहते हैं। और अकाउंटेंट का आप देख लीजिए कि ऐसा कोई विभाग और उससे संदर्भित कोई ऐसा कार्यालय नहीं होगा जहाँ पर अकाउंटेंट ना होता हो, क्योंकि अब जब एम्प्लॉइज़ हैं काम करने के लिए तो एम्प्लॉइज़ को वेतन भी दिया जाएगा, तो उसको मैनेज करने के लिए लेखा को कि धन कितना लगा, किसको कितनी सैलरी दी गई, क्या क्या खरीदारी हुई, उन सब के लिए अकाउंटेंट होता है। तो अकाउंटेंट को हम कहते हैं लेखाकार। ठीक है, ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका, हम उसको कहते हैं ऑडिटर। ऑडिटर को हम हिंदी में कहते हैं लेखा परीक्षक। लेखा परीक्षक। अब लेखा परीक्षक क्या होते हैं, थोड़ा सा रिव्यू आपको हम बताते हैं कि जब कोई विभाग अपने साल भर के खातों को लिख करके रखता है, प्रतिदिन के हर माह में पर डे क्या हुआ, रोज़ क्या हुआ, महीने में क्या हुआ, और उसके बाद में इन सभी पर एक संस्था, मतलब एक डिपार्टमेंट और है जिनको सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है कि आप के अंडर में ये कार्यालय हैं, ये विभाग हैं, आप उनसे के विभागों में जा कर के उनके जो उन्होंने लेखा तैयार किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने गलत लेखा तैयार कर दिया हो, कहीं घूसखोरी करी हो, भ्रष्टाचार किया हो, गलत तरीके से खरीदारी की हो, ऐसा उनको खरीदारी नहीं करनी चाहिए हो, तो उनके खातों की जांच करवाई जाती है। तो वो जो ऑडिटर होता है वो उनके खातों की जांच करता है, ऑडिट जिसको कहते हैं। ठीक है, ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। उसके बाद होता है अकाउंट्स ऑफिसर। अकाउंट्स ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर को हम हिंदी में कहते हैं लेखा अधिकारी। ठीक है, लेखा अधिकारी मतलब एक अकाउंटेंट होता है ना, जो लेखाकार होता है, जो काम करता है, उसके ऊपर का जो अधिकारी होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं लेखा अधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट है ऑडिट ऑफिसर। ऑडिट ऑफिसर जो ऑडिट टीम होती है उनका एक अधिकारी आप कह सकते हैं कि वो ऑडिट ऑफिसर होता है, या आप कह सकते हैं कि जो हमारा ऐसे इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स में भी खातों की ऑडिट होती है, तो वहाँ पर ये पोस्ट इस्तेमाल होती है उस कार्यालय में, ऑडिट ऑफिसर जो खातों को ऑडिट करती है। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर, इसको हम हिंदी रूपांतरण की बात करें तो इसको हम कहते हैं प्रशासक। इसको हिंदी में हम प्रशासक कहते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटर के बाद में एक आपका नेक्स्ट है, इसको हम कहते हैं एम्बेसडर। एम्बेसडर का हिंदी रूपांतरण है, उसको हम कहते हैं राजदूत। ठीक है, ये आप अच्छी तरीके से इतना जो मैंने बताया वो आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका ऑक्शनर। ऑक्शनर को हम हिंदी में कहते हैं नीलामी करता। अब नीलामी करता क्या है कि जब सरकार के पास में कोई वस्तु हो जाती है, जैसे मान लो कि सरकार हो या बैंक है, बैंक से आपने कोई लोन लिया, लोन लेने के बाद में आप उसका भुगतान नहीं कर पाते हैं,
तो आप उस लोन के एवज़ में जो डॉक्यूमेंट आप बैंक के पास में रखते हैं उसकी सिक्योरिटी के रूप में, वो बैंक उसको अपने अंडर में ले लेती है। फिर उसकी वो बोली लगवाती है सबको बुला करके कि इसकी नीलामी होगी, नीलाम कर दिया जाएगा, जो भी इसको लेना चाहे वो इसको ले सकता है। तो उस नीलामी के बाद में उसमें बोली लगाई जाती है, कुछ पैसों से उसकी बोली स्टार्ट की जाती है, जैसी उसकी कैपेसिटी हो, जैसी उसकी पूंजी हो, इसकी वैल्यू होती है, उस वैल्यू के हिसाब से फिर वो अंत में जा कर के एक अंतिम राशि पर उसको बेच दिया जाता है, अंतिम मूल्य इसका निर्धारित कर दिया जाता है। कई लोग वहाँ होते हैं कि हम लेंगे इतने का, कोई कहता हम इतने का लेंगे। तो जो ऑक्शनर होता है वही ये व्यवस्था करता है, उसी के अंडर में ये नीलामी होती है, तो उसको हम कहते हैं नीलामी करता। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका इसमें आता है, इसको हम कहते हैं अकाउंटेंट जर्नल। अब अकाउंटेंट जर्नल को हम कहते हैं महालेखाकार। आपने अभी अकाउंट से रिलेटेड शब्द देखा, पहला तो आपने देखा था अकाउंटेंट, उसके बाद में फिर अकाउंट ऑफिसर, और अब आपका आ गया है यहाँ पर अकाउंटेंट जर्नल। अब अकाउंटेंट जर्नल क्या है, इसको हम हिंदी में यदि बात करें तो हिंदी में हम इसको कहते हैं महालेखाकार। महालेखाकार से अभिप्राय क्या है, थोड़ा सा आइडिया आपको बताता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको याद रह जाएगा अच्छी तरीके से। मैंने बताया था कि जितने भी कार्यालय विभाग होते हैं उन विभागों के अंडर में कार्यालय होते हैं और उन कार्यालयों में अकाउंटेंट होते हैं, तभी वहाँ के लेखा जोखा को अच्छी तरीके से हम रख सकते हैं। उसके पश्चात एक अलग से विभाग बनाया जाता है ना, जो जितने भी लेखे होते हैं उन सब का लास्ट में जो लेखा जोखा होता है वो महालेखाकार के द्वारा रखा जाता है। जैसे आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर प्रयाग में महालेखाकार का कार्यालय है कि जितने भी अंत में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि मान लो कि विभाग में कोई व्यक्ति है और वो रिटायर हो जाता है, तो वो रिटायरमेंट के बाद में उन सब का जो लेखा जोखा है वो प्रयाग में जो महालेखाकार बैठते हैं उनके पास, उनके अंडर में ये वहाँ पर रखा जाता है। तो ये सबसे बड़ी पोस्ट आप कह सकते हैं जो सभी की देख रेख करती है, और लास्ट में उन सब का रिकॉर्ड तैयार करने के बाद में फिर वो अपने शासन को आप कह सकते हैं उच्च अधिकारियों को उसकी सूचना जो है वो प्रेषित की जाती है। तो महालेखाकार ये प्रमुख लेखा अधिकारी होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका एडिशनल डिप्टी सेक्रेटरी। एडिशनल डिप्टी सेक्रेटरी को हम हिंदी रूपांतरित यदि करते हैं तो इसको अभिप्राय होता है अतिरिक्त उप सचिव। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, डिप्टी से अभिप्राय है, उप सेक्रेटरी से अभिप्राय है सचिव का, तो डिप्टी का मतलब उप होता है। ठीक है। तो ये एडिशनल डिप्टी सेक्रेटरी को हम अतिरिक्त उप सचिव कहते हैं। ठीक है। ये विभाग में एक पद होता है जो एडिशनल तौर पर जो रखे जाते हैं। ये देखो, एक तो सेक्रेटरी होता है, एक होता है डिप्टी सेक्रेटरी, उसके बाद में एडिशनल डिप्टी सेक्रेटरी, ये अलग से पद होता है। तो इसको हम हिंदी में कहते हैं अतिरिक्त उप सचिव। तो इसमें 3 शब्द हैं और तीनों का अर्थ अलग अलग है। यदि आप इसका अभिप्राय आप समझ करके रखेंगे तो आप अच्छी तरीके से भूलेंगे नहीं, हमेशा आपको याद रहेगा। ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। उसके पश्चात में नेक्स्ट है आपका इसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अब एडिशनल अभी ऊपर हमने आपको बताया था अतिरिक्त होता है, उसके अतिरिक्त उसके अलावा एडिशनल को हम हिंदी में अपर भी कहते हैं, अपर जिला अधिकारी। ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको हम डीएम कहते हैं,
तो डीएम का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी। ठीक है, तो एडिशनल का मतलब अपर, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला अधिकारी, तो अपर जिला अधिकारी इसका मतलब हो गया। नेक्स्ट है एडिशनल जज, और तो एडिशनल जज को हम कहते हैं अपर जज। अब यहाँ पर अपर जज कह दिया गया, लेकिन अपर जज जो शब्द है ये एक इंग्लिश का शब्द है, तो इसके लिए आप अपर न्यायाधीश भी इसका उच्चारण कर सकते हैं, अपर न्यायाधीश। ठीक है, जज को हिंदी में हम न्यायाधीश के नाम से जानते हैं, अपर न्यायाधीश। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव, अभी हमने आपको बताया था एडमिनिस्ट्रेटर जिसका मतलब होता है प्रशासक, तो एडमिनिस्ट्रेटर से ही बना है एडमिनिस्ट्रेटिव, इसका मतलब होता है प्रशासनिक। अथॉरिटी मतलब अधिकारी, प्राधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक प्राधिकारी के नाम से ये जाना जाता है। ये यहाँ पर प्रशासनिक शब्द है, मतलब ये प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा, शासन में ऐसे पद ये होते हैं। शासन से जो सचिवालय है आपका, सेक्रेटरीट है, वहाँ पर इन पदों के अंतर्गत नियुक्ति होती है। नेक्स्ट आपका आता है एडमिनिस्ट्रेटर जनरल। अगर जहाँ पर जनरल शब्द आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पर आप ये समझ लें कि यह सबसे हाईएस्ट पद होता है एडमिनिस्ट्रेटर जनरल का। तो जो जितने भी ये आपके प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो सभी आपके एडमिनिस्ट्रेटर जनरल के अंडर में आते हैं, ये आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका एडवाइजरी ऑफिसर। एडवाइजरी ऑफिसर, एडवाइजरी का मतलब होता है सलाह, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। ठीक है, जैसे इसमें है कि मंत्रणा अधिकारी, तो मंत्रणा करना मतलब किसी भी मुद्दे पर विचार विमर्श करना, तो इसको हम मंत्रणा अधिकारी भी कहते हैं या सलाहकार अधिकारी भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो एडवाइस का मतलब सलाह देना है, तो ये मंत्रणा शब्द है, ये आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि मंत्रणा का मतलब होता है विचार विमर्श करने वाला। ठीक, तो जो एडवाइस देगा तो विचार विमर्श करके ही आपको कोई सलाह देगा, तो इसलिए इसको हम मंत्रणा अधिकारी भी कहते हैं, एडवाइजरी को। नेक्स्ट है आपका एडवोकेट जनरल। ठीक है, देखो फिर यहाँ पर जनरल शब्द आ गया, इसका मतलब और एडवोकेट वकील को कहते हैं, जिसका जो शाब्दिक अर्थ है मतलब एक कार्यालयी शब्द इसको हम कहते हैं, उसको कहते हैं अधिवक्ता। तो ये सभी का हेड होता है, आप समझ लो, तो इसको हम कहते हैं महाधिवक्ता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चरल इंस्पेक्टर। एग्रीकल्चरल इंस्पेक्टर, इसको हम हिंदी में कहते हैं कृषि निरीक्षक। इंस्पेक्टर मतलब होता है, ये इंस्पेक्शन शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है निरीक्षण करना, जांच करना। एग्रीकल्चरल मतलब कृषि से संबंधित, कृषि इंस्पेक्टर यानी कृषि निरीक्षक। ठीक है, इंस्पेक्शन से बना है इंस्पेक्टर। नेक्स्ट है आपका आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट जो आपका होता है, आर्किटेक्ट क्या करता है, इसको हिंदी में हम कहते हैं वास्तुकार। ठीक है, हिंदी में इसको हम कहते हैं वास्तुकार। अब ये आर्किटेक्ट करता क्या है, आप देखते हैं कि जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं, पुल बनते हैं, कहीं पर भी भवन निर्माण होते हैं, तो उन सब का ये पहले से ही एक नक्शा बनाता है, तो इसको हम हिंदी में कहते हैं वास्तुशिल्प, है ना। इसको वास्तुशिल्प हम कहते हैं आर्किटेक्ट को। तो आप समझ गए होंगे कि आर्किटेक्ट क्या करता है। फिर नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट कमांडेंट। असिस्टेंट का मतलब होता है सहायक, कमांडेंट का मतलब होता है आदेशक। कमांड देना मतलब आदेश देना किसी को, तो ये कमांड शब्द से बना है कमांडेंट। तो ये जो कमांडेंट होता है ये इसका सहायक है, असिस्टेंट कमांडेंट, एसी जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं सहायक आदेशक। यानी जो आदेश देता है, आदेशक जो कमांडेंट होता है उसके नीचे की ये पोस्ट होती है असिस्टेंट कमांडेंट। तो कमांडेंट शब्द आप याद रखिएगा, इसको हिंदी में आदेशक बोलते हैं। असिस्टेंट को हम सभी लोग सहायक कहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा असिस्टेंट। ठीक है, ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इसमें हम असिस्टेंट को सहायक कहते हैं, इसीलिए आपने देखा कि असिस्टेंट कमांडेंट को हम सहायक आदेशक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें असिस्टेंट ड्राफ्टमैन। अब ड्राफ्टमैन आप देखिए कि ड्राफ्टमैन का मतलब होता है जो कोई प्रारूप तैयार करता है। ड्राफ्ट का मतलब होता है कोई खाका तैयार करना, कोई प्रारूप तैयार करना, इसको कहते हैं ड्राफ्ट करना। कोई कहते नहीं ये लेटर ड्राफ्ट कर दीजिए, है ना, तो लेटर की ड्राफ्टिंग की जाती है कि इसको हम किस तरीके से एक नया रूप देंगे। तो जो ड्राफ्टमैन होता है उसको हम प्रारूपक कहते हैं, क्योंकि ड्राफ्ट का हिंदी जो अर्थ होता है उसको हम कहते हैं प्रारूप। ड्राफ्ट का मतलब होता है प्रारूप। ठीक है, तो ड्राफ्टमैन मतलब प्रारूपक। तो असिस्टेंट ड्राफ्टमैन सहायक प्रारूपक, मतलब जो प्रारूपक है उसके नीचे जो व्यक्ति काम करता है, उसकी जो सहायता करता है उसको हम कहते हैं असिस्टेंट प्रारूपक। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो सुपरिटेंडेंट का मतलब होता है अधीक्षक। ठीक है, और पुलिस का मतलब पुलिस होता है, असिस्टेंट मतलब सहायक होता है। तो जो एसपी होता है जिसको हम कहते हैं एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो ये उसके नीचे की पोस्ट होती है, नीचे का पद होता है, इसका सहायक होता है एएसपी जो होता है, एएसपी होता है। तो एसपी तो हो गया सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एएसपी हो गया असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सहायक पुलिस अधीक्षक इसको हम कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपका अटेंडेंट, और ये कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ये जो अटेंडेंट है ये कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसको आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग में रख लीजिएगा। अटेंडेंट का मतलब होता है परिचर। परिचर का मतलब ये भी एक प्रकार का सहायक होता है। ये कार्यालय में अटेंडेंट होते हैं जो कार्यालय का कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसका जो हिंदी रूपांतरण है उसको हम कहते हैं परिचर, परिचर। नेक्स्ट है आपका एफॉरेस्टेशन ऑफिसर। एफॉरेस्टेशन ऑफिसर, अब एफॉरेस्टेशन ऑफिसर को हम हिंदी में कहते हैं वन रोपण अधिकारी। वन रोपण अधिकारी, ये जो जंगलात अधिकारी होते हैं, जंगल के जो अधिकारी होते हैं उनको हम कहते हैं वन रोपण अधिकारी। जो जंगल में पेड़ पौधे लगवाने का जो काम करते हैं, रोपण मतलब लगवाना, वन मतलब वन का मतलब पेड़ पौधे होते हैं। क्योंकि सरकार ने जो विभाग हमारा बना रखा है जंगलात विभाग, जंगल विभाग, उसमें उनका काम ही होता है कि पेड़ पौधों को लगाना। जो गवर्नमेंट ऑक्युपाइड ज़मीन होती है, सड़क के किनारे हो गया या ऐसी ज़मीन जहाँ पर हम पेड़ पौधों को लगा करके हरियाली बना सकें, नए नए पेड़ पौधे किस्म के तैयार कर सकें, जो ज़रूरत पड़ने पर सरकार उनकी कटाई करा करके जो सरकारी कामों में उनका उपयोग ले सके, तो उनके लिए होते हैं वन रोपण अधिकारी, इनको एफॉरेस्टेशन ऑफिसर कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से ताकि आप इसको भूलें ना और आपके ये हमेशा दिमाग में बना रहे।
नेक्स्ट है आपका एयर मेल इंस्पेक्टर। एयर मेल इंस्पेक्टर, तो एयर का मतलब तो होता है हवा होता है वैसे, लेकिन ये हवा से नहीं, ये हवाई से मतलब है, जो आसमान में जो उड़ते हैं। एयर मेल इंस्पेक्टर यानी हवाई डाक निरीक्षक। जब हम एरोप्लेन के माध्यम से कोई डाक भेजते हैं तो उनकी जांच के लिए अधिकारी होते हैं जिनको हम कहते हैं एयर मेल इंस्पेक्टर। मेल मतलब डाक, एयर के माध्यम से जो डाक जाती है उसको एयर मेल कहते हैं, हवाई डाक। इंस्पेक्टर का मतलब निरीक्षक होता है। नेक्स्ट है आपका इसमें अलॉटमेंट ऑफिसर। अब अलॉटमेंट ऑफिसर क्या करता है? अलॉटमेंट का मतलब होता है आवंटन करना। तो किसी भी चीज़ का आवंटन करना हो तो उसके लिए एक अलॉटमेंट ऑफिसर होता है। जैसे आप देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए आवास बनवाती है। अब आवास में लॉटरी सिस्टम यदि है तो उनको लोग खरीदते हैं, उसके बाद में जिसको वो मिल जाता है वह उनके नाम करना। तो यह एक अधिकारी की जिम्मेदारी होती है, जिस अधिकारी को हम कहते हैं अलॉटमेंट ऑफिसर, आवंटन अधिकारी। ठीक है, अलॉटमेंट मतलब होता है किसी को अलॉट करना, आवंटित कर देना। तो पूरी जिम्मेदारी अलॉटमेंट ऑफिसर की होती है कि वो जिसके नाम वो चीज़ है उस तक वो पहुंचाई जाए, उसको वो दी जाए। फिर नेक्स्ट है आपका एंटी करप्शन ऑफिसर। तो एंटी करप्शन ऑफिसर को हम कहते हैं भ्रष्टाचार निरोध अधिकारी। एंटी का मतलब आपको पता ही है, निरोध होता है उल्टा। करप्शन अधिकारी मतलब भ्रष्टाचार अधिकारी। तो भ्रष्टाचार को जो रोकने के लिए जो अधिकारी बनाया जाता है, जो ध्यान रखता है कि जो भ्रष्टाचार कहीं तो नहीं हो रहा है, उस पर अंकुश लगाने का जो काम करता है, जिसकी जिम्मेदारी है, उसको हम कहते हैं एंटी करप्शन ऑफिसर, भ्रष्टाचार निरोध अधिकारी। ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका इसमें असिस्मेंट ऑफिसर। तो असिस्मेंट ऑफिसर को हम कहते हैं कर निर्धारण अधिकारी। कर निर्धारण या आप असिस्मेंट क्या होता है, आप देखिए इसको। असिस्मेंट जैसे आप किसी कार्यालय में हैं, कार्यरत हैं, आपकी सैलरी आती है, तो सैलरी आने के पश्चात में हमको अपनी सैलरी का कुछ भाग आपको उसमें टैक्स को कहते हैं, वो हमको जमा करना पड़ता है। तो जब हम उसको जमा करते हैं तो हमें असेसमेंट करना पड़ता है अपनी सैलरी का कि हम किस मंथ में कितना कटवाएंगे। तो शुरुआत में जैसे किसी की अच्छी सैलरी है तो कह देगा 3,000 5,000 हम कटवा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारी मार्च की सैलरी आने वाली होती है तो हम फरवरी जनवरी में ही का आदेश निकल जाता है कि आपको आगे की सैलरी तभी दी जाएगी जब आप ये असेसमेंट कर लेंगे कि आप की जो सैलरी आने वाली है नेक्स्ट आपकी फरवरी और मार्च की, उसमें आप अपना कितना टैक्स कटवाएंगे। और वो असेसमेंट इस तरीके का हो कि इससे आप कैलकुलेट कर लें कि आप टैक्स कम न जमा करें, थोड़ा बहुत आपका 1,000 2,000 5,000 ज़्यादा हो जाए, जिसको आप बाद में रिटर्न फाइल करके उसको वापस ले सकते हैं। तो अनुमान लगाते हैं, जैसे आप मान लो कि जनवरी में 70,000 आपकी सैलरी है तो फरवरी मार्च में भी आपकी 70 ही होगी, है ना। तो इसको कहते हैं कि अनुमान लगाना, असेसमेंट करना। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये अधिकारी होते हैं असेसमेंट ऑफिसर, वो गणना कर लेते हैं कि कौन से विभाग में कितना टैक्स आने वाला है, कैसा है। तो ये सब वहाँ पर पद होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जिसको हम कहते हैं कर निर्धारण अधिकारी। कर को निर्धारित करते हैं कि किस कंपनी पर कितना टैक्स है, किस अधिकारी से कितना, किस विभाग से कितना, किस व्यक्ति से कितना क्या आना चाहिए। ये सब इसका अनुमान लगाते हैं। लगाने वाले जो अधिकारी हैं उनको हम कहते हैं असेसमेंट ऑफिसर। अच्छा, नेक्स्ट है आपका अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, अब यहाँ पर देखिए वो जर्नल शब्द जो था वो फिर से यहाँ पर आपके लिए रिपीट हुआ है, ठीक है, कि ये अटॉर्नी जनरल जो है
ये शब्द आपके लिए फिर से यहाँ पर रिपीट हो गया है। तो जनरल बताया कि जनरल जैसे आप शब्द लास्ट में लगेगा तो शुरुआत में महा शब्द लग जाता है। तो अटॉर्नी का मतलब होता है न्यायवादी, तो जनरल आगे तो महान्यायवादी। तो आपको पता होगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप बताइएगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इस समय कौन है, भारत का महान्यायवादी कौन है। ठीक है। और ये महान्यायवादी काम क्या करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है वहाँ पर यह आप कह सकते हैं कि सरकार का पक्ष रखने वाला एक अधिवक्ता होता है, वकील होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ गए कि जैसे केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के खिलाफ यदि कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई केस दायर करता है तो उसका जो पक्ष है वो कौन रखेगा। सरकार को भी तो वकील अपना पक्ष रखने के लिए वकीलों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अटॉर्नी जनरल होते हैं जो गवर्नमेंट का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं। तो कमेंट करके आप बताइएगा, और सभी लोग अपनी अटेंडेंस से संबंधित जो कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिखें, जिससे कि उनकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड हमारे पास में रखा जा सके। ये आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, अपनी अटेंडेंस के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखें। और ये भी बताएं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करंट में कौन है। इसको हम अटॉर्नी जनरल को हम हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी। तो आशा करते हैं कि आज जो मैंने आपको ये ए सीरीज़ से संबंधित बताया कि कौन कौन से पद नाम होते हैं, ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। और थोड़ा सा प्रयास आप कीजिएगा कि इनके नोट्स ज़रूर तैयार करें, इनको लिखें ज़रूर, क्योंकि जब तक हम लिखते नहीं हैं तब तक हमको वो चीज़ अच्छी तरीके से आती नहीं है। तो लिखने से, सुनने से, देखने से ये हमको अच्छी तरीके से वो हमारे अंदर समाहित हो जाती है, और हम उनको रिवाइज़ करते हैं तो वो और जल्दी हमको आ जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो इस समय का ये पेंडेमिक का जो पीरियड चल रहा है उसमें आप लोग घर पर रह करके ही अपनी तैयारी करें और मन लगा करके पढ़ें। तो इस क्लास को आज मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, और नेक्स्ट डे एक नए टाइम पर हम फिर आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर।